कहते हैं मरने के बाद हमारी रूह 13 दिन तक अपने ही घर में रहती है अपनों के साथ, और 13 दिन बाद हमें अलविदा कह के वो दूसरे लोक में चले जाते हैं। पर क्या होता होगा उन घर वालों के साथ जब वो रूह अपने ही घर को छोड़ के जाने से पहले किसी और को भी अपने साथ लेके जाने की कोशिश करे। ऐसा ही कुछ हुआ था महाराष्ट्र के रहने वाले दक्ष के साथ। दक्ष तब मुंबई में पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रुका हुआ था, पर उस रात दक्ष के साथ जो हुआ उसने उसकी टोटल जिंदगी को ही पलट के रख दिया। सो वेलकम, मैं हूं अनामिका, आप लोगों की होस्ट, और आप लोग देख रहे हो अनामिका फियर फाइल्स। ये किस्सा, ये कहानी हमारे साथ शेयर किया है दक्ष ने। दक्ष कहते हैं कि वो मुंबई के चंदरपुर गाँव के रहने वाले हैं और पिछले 4 सालों से मुंबई में स्टडी करने के लिए गए हुए थे। जब ये कहानी उनके साथ हुई थी तब वो 3rd सेमेस्टर में थे और अपनी फाइनल की तैयारी कर रहे थे। ये किस्सा इतना डरावना है कि आप भी एक पल के लिए ज़रूर सोचोगे कि जिस कमरे को हमने बंद रखा है, जिस कमरे को हमने किसी के याद के लिए सजा के रखा है, वो कमरा आखिर सही है भी कि नहीं। सो अगर आप लोग घर में अकेले हो तो एक बार ज़रूर खिड़की और दरवाजे को चेक कर लेना, क्योंकि अब शुरू होता है असली फियर फाइल्स। ये कहानी 2021 से स्टार्ट होती है। तब दक्ष का एज लगभग 22 या 23 इयर्स था। अपनी फाइनल की तैयारी में दक्ष इतना बिजी हो गया था कि उसको घर में कॉल करके बात करने की भी टाइम नहीं मिलती थी। पर ऐसे ही एक शाम दक्ष के पास एक कॉल आता है। वो कॉल था उसके पापा का। कॉल में दक्ष के पापा ने बस इतना ही बताया था कि बेटा जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ, तुम्हारे दादी को कुछ हुआ है। दक्ष सामने से पूछने ही वाला था कि आखिर हुआ क्या है, पर उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। दक्ष भागा भागा जाता है और अपने बैग पैक करके रवाना हो जाता है अपने होम टाउन की ओर, महाराष्ट्र के चंदरपुर गाँव। पूरे रास्ते वो कोशिश करता है एक बार अपने पापा से सही से बात करने के लिए, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दक्ष जब अपने घर के सामने जाके पहुंचता है तब रात के लगभग 10, साढ़े 10 या 11 बजे थे। वो देखता है घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और घर के अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही है। दक्ष एक टाइम के लिए हैरान हो जाता है कि सामने का जो नज़ारा उसके आंखों के सामने है वो क्या है, और सामने क्या ऐसा भयानक नज़ारा उसका इंतज़ार कर रहा है जो देखने के लिए शायद ही वो रेडी हो। दक्ष धीरे से घर में एंटर करता है और देखता है अपने पापा को। बैठ के वो रो रहे थे। दक्ष की मम्मी रो रही थी, पर एक पर्सन थी जो मिसिंग थी, वो थी दक्ष की नानी। दक्ष देखता है कि घर के एक कोने में दक्ष के नानी के रूम के साइड में किसी को सुलाया गया है। वो थी दक्ष की दादी। दक्ष और उसकी दादी का बॉन्डिंग इतना खास है कि आजकल के ज़माने में ऐसा रिश्ता अगर मिल जाए ना, रिश्ता देखने को मिलता ही नहीं है। दक्ष के पैरों के नीचे से तब ज़मीन ही खिसक गई थी। दक्ष फूट फूट के रोने लगा और अपनी दादी को आखिरी अलविदा कहने का भी उसे मौका नहीं मिला। उस रात पूरी विधि विधान के साथ सारी चीज़ों को कंप्लीट किया गया। अपनी दादी को दूसरे लोग छोड़ने के बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं, और आने के बाद जो भी रिचुअल करना पड़ता है दक्ष ने सारे रिचुअल्स किए, और अपने ही ख्यालों में दादी के कमरे में जाके वो बैठ जाता है और देखता है कि जैसे सारी चीज़ें दादी हमेशा रखती थी वैसी ही सारी चीज़ें पड़ी हुई है। मिसिंग है तो फिर वही इंसान है। दक्ष रोने लगता है तो उसके पापा आके उसे सहारा देते हैं और कहते हैं बेटा रूम में चलो। दक्ष को लेके ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पर उस रात से ना थोड़ा सा उस घर का माहौल चेंज हो गया था, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन सुबह जो भी रिचुअल्स करने पड़ते थे वो लोग सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और शाम का वेट करते हैं। कहते हैं खाने में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं खाना चाहिए। वैसा ही सब कुछ किया जा रहा था जैसा पंडित जी ने उन्हें बताया था। पर घर वालों ने नोटिस किया कि लगभग रात के 1 से 1:30 बजे के बीच में नानी के कमरे के अंदर से
आवाज़ें आती है। आवाज़ें मीन उन्हें आदत थी रात में उठ के अपने पैरों में वो बाम लगाती थी और उनका एक आयुर्वेदिक मेडिसिन था जिससे उससे उन्हें अपने पैरों की जो दर्द है उससे राहत मिलता था। तो ये लोग अपने अपने कमरे में ही होते थे और उन्हें ऐसा आवाज़ आता था कि मानो कोई खांस रहा है। लास्ट टाइम में दक्ष की जो नानी थी वो भी ऐसे ही खांसती थी, तो इन लोगों को ना अंदर से थोड़ा थोड़ा डर तो लगता था। पर सबको पता है कि 13 दिन तक रूह अपने ही घर में रहते हैं, तो इन लोगों ने भी सोचा कि 13वीं के बाद शायद नानी इस घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। पर एक बात थी जो दक्ष को नहीं पता थी। दक्ष की नानी ने लास्ट टाइम उससे बात करने की कोशिश की थी। उसके पापा को बारी बारी उन्होंने कहा था कि बच्चे को बुलाओ, मुझे उसे देखना है। पर शायद दक्ष की किस्मत में नहीं था, इसीलिए वो जो लास्ट बात थी वो लोग कह नहीं पाए एक दूसरे से। उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हुई थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे और 5वां दिन आया। 5वें दिन रात की बात है। दक्ष की मम्मी को पानी पीना था तो वो किचन की ओर जा रही थी। उन्होंने देखा कि दक्ष के जो नानी का कमरा है वहाँ की जो उस रूम का जो डोर है उसके नीचे से एक परछाई सी शायद गुजरी है। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि उसकी नानी अभी भी इसी रूम में है, हमें शायद उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी घर में ये बात पहले किसी को नहीं बताई थी। ऐसा ही चलता गया। 2-3 दिन और सारी चीज़ें हुई घर में। पर 10वें दिन, कहते हैं 10वें और 11वें दिन में घर के लड़कों को मुंडन करवाना पड़ता है। इससे उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है जो आत्माएं भटकती है, या फिर उनका जो भी रिचुअल किया जा रहा है वो सही से कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई मुंडन ना करे तो सारी विधि विधान पे बाधा पड़ सकती है। दक्ष के पापा ने मुंडन करवा लिया था। जब दक्ष को कहा गया तो दक्ष ने कहा कि मैं आजकल के ज़माने का लड़का हूँ, मेरे मुंडन करने से क्या नानी वापस आ जाएगी? नहीं ना, ये अंधविश्वास है और इसमें मैं नहीं मानता। और यही गलती दक्ष की सबसे बड़ी गलती थी, जो बात दक्ष को बाद में जाके पता चली। बारी बारी घर वालों ने, सारे पर्सन्स ने दक्ष को समझाने की कोशिश किया कि जो भी रिचुअल्स हम लोग कर रहे हैं तुम्हें भी फॉलो करना ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती है। कुछ नहीं तो अपने नानी के खातिर ही कर लो। पर दक्ष माना नहीं था। उसने नहीं मुंडन करवाया। उसने कहा अगर मेरे बाल गिराने से नानी वापस आ जाती है तब मैं मुंडन करूँगा, नहीं तो नहीं। ऐसे जिद्दी बच्चे को कौन ही समझाए, तो घर वालों ने भी छोड़ दिया। पर उनके माइंड में ये तब भी था कि दक्ष ने जो गलती किया है क्या उसका असर हम सब में भी पड़ेगा। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए और 13 दिन का रिचुअल स्टार्ट हो गया। पूरी विधि विधान के साथ सारी चीज़ों को फॉलो किया गया और दक्ष की नानी को अलविदा कहने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। प्रोसेस के दौरान घर वालों को ऐसा लग रहा था कि घर की जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा माइनस हो चुकी है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें सांस लेने में भी घुटन सी महसूस हो रही है। पर विधि से उठना मना था। इन लोगों ने सारी विधि को सही से किया और पंडित जी ने दक्ष को कहा कि अब आपकी नानी आप लोगों को छोड़ के जा चुकी है। सारी विधि विधान कंप्लीट होने के बाद उन्होंने पंडित जी को भी वापस भेज दिया और ये लोग बाकियों को खाना खिलाने में बिजी हो गए। ऐसे ही रात का टाइम आ गया। कुछ सामान घर में शायद ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए दक्ष को उसके पापा ने बाइक लेके बाजार जाने के लिए कहा। दक्ष ने सोचा ठीक है, दिन भर सब लोग काम कर रहे, एक दिन मैं बाहर चला गया तो क्या ही हो जाएगा। दक्ष ने अपने पापा की बाइक निकाली और बाजार की ओर निकल गया। जो जो सामान लाने के लिए उसे कहा गया था वो सारी चीज़ें वो लेके घर वापस लौट ही रहा था कि बीच रास्ते में उसके बाइक का टायर पंक्चर हो गया। ऐसे रास्ते में उसके बाइक का टायर पंक्चर हुआ था जहाँ पे सामने कोई गराज भी नहीं है कि वो उसको लेके जाके ठीक करवा पाए। और पंक्चर भी ऐसा हुआ है कि चला के अगर वो जाए तो कोई ना कोई इंसिडेंस हो सकता है। तो दक्ष ने सोचा कि ठीक है, अब एक काम करते हैं, बाइक को मैं घिसटते हुए लेके जाऊंगा।
तो दक्ष ने सोचा घर में सारे लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पे रुकने से बेटर यही है कि मैं बाइक को लेके ही पैदल चले जाऊंगा। दक्ष ने वैसा ही किया। उसने 2-3 बारी फिर भी कोशिश किया था कि कैसे भी बाइक को स्टार्ट करके अगर वो जा सके, पर वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो रहा था, तो इसलिए वो धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। और जितना वो आगे बढ़ रहा था उसे ऐसा फील आ रहा था कि कोई उसके कदमों के साथ चल रहा है। दक्ष ने अपना फ़ोन निकाला अपने पापा को कॉल करने के लिए कि वो आके पिक कर ले उसे। उसने फ़ोन में देखा तो लगभग तब 9, साढ़े 9 बज रहे थे। तब दक्ष ने सोचा कि उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पापा को डिस्टर्ब करने से बेहतर यही है कि मैं कुछ देर बाद वैसे ही घर पहुंच जाऊंगा। तो उसने ना अपने फ़ोन को पॉकेट में ले लिया। उसने जब फ़ोन को पॉकेट में लेने के लिए थोड़ा सा पीछे मुड़ा ना, तो उसने देखा कि उसके बाइक के सीट पे एक हाथ है, और वो जो हाथ है बहुत ही जाना पहचाना सा है, और उसके कंधे पे कोई तो सांस ले रहा है। ऐसा सांस, ऐसी आवाज़ मानो कि वो सालों से उस आवाज़ को सुनता हुआ आ रहा है, पर कौन है। दक्ष वहीं पे कुछ टाइम रुका और सोचने लगा। पीछे मुड़ के देखने में भी वो घबरा रहा था, क्योंकि तब उससे पता चल गया था कि जो हाथ उसने देखा है वो किसका है। दक्ष को समझ आ गया था कि ये उसकी नानी का हाथ है, जो हाथ वो कभी भूल नहीं पाएगा। दक्ष में उतनी हिम्मत बची ही नहीं थी कि वो पीछे मुड़ के देखे उसी नानी को, जिस नानी को वो खुद से ज़्यादा चाहता था। वही नानी जिन्होंने दक्ष को बचपन से बहुत ही लाड प्यार से भरा गया था, क्योंकि दक्ष को तो पता था कि अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा भी तो वो अपनी नानी को नहीं, किसी और को देखेगा। दक्ष ने अपना दिमाग लगाया और वो सीधा चलता रहा। जितनी दूर वो जा रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी नानी उसे बुला रही है, उसके नाम से पुकार रही है, बच्चा इधर आ जाओ, दक्ष इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा आया कि दक्ष को लगा कि कोई तो उसके पैरों को पकड़ के खींच रहा है पीछे की ओर। दक्ष ने एक झटके से अपने पैर को हिलाया और कहा कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ पे वापस चली जाओ, तुम इस दुनिया की नहीं हो, तुम मेरी नानी नहीं हो, तुम जो भी हो, प्लीज़ अगर मेरा भला चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अब दक्ष को इतना ज़्यादा डर लग चुका था कि उसने बाइक को वहीं पे छोड़ दिया और दौड़ते हुए घर की ओर निकल पड़ा। वो दौड़ रहा था और पीछे से आवाज़ आ रही थी कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, मुझसे डरो मत, हम एक साथ जाएंगे, मैं खुश हूँ और तुम भी खुश रहोगे बच्चा, आ जाओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ, तुमने तो मुझे नहीं जाने दिया था, अब मेरे साथ जाने से क्यों डर रहे हो। ये बात तब दक्ष को ट्रिगर कर गई थी। दक्ष ने सोचा कि मैंने नहीं जाने दिया था, मैंने ही आपको आखिरी अलविदा कहा था और आप कह रहे हो कि मैंने आपको जाने नहीं दिया था। वो जैसे ही पीछे मुड़ के ये बात कहता है तो देखता है पीछे कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान है रास्ता। और एक साइकिल चला के कोई अंकल आ रहे थे। उन्होंने दक्ष से पूछा कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी नानी से बात कर रहा हूँ, वो आई थी, वो कह रही थी कि मैं उन्हें जाने नहीं दे रहा हूँ, वो मुझे लेने के लिए आई है। वो अंकल समझ चुके थे कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने दक्ष को कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। दक्ष को उन्होंने घर छोड़ दिया और दक्ष के पापा को सारी बातें बताई। जब दक्ष के पापा को सारी बातें पता चली तब उन्होंने तुरंत ही एक अघोरी बाबा से कांटेक्ट किया। उस अघोरी बाबा को जब सारी बातें बताया गया तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरे दिन शाम को आपके घर पे आऊँगा और देखूंगा एक्चुअली में हो क्या रहा है आप लोगों के साथ। दूसरे दिन शाम को जब अघोरी बाबा उन लोगों के घर में आते हैं तो वो दरवाजे पे ही रुक जाते हैं। रुक के उन लोगों को घर से बाहर बुलाते हैं और कहते हैं इस घर में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ जब मैं घर के अंदर जाऊँगा आप लोगों में से कोई घर के अंदर होना नहीं चाहिए। आपके घर में कौन है, क्यों है, किस लिए है, वो मैं जान के वापस आऊँगा। अघोरी बाबा घर के अंदर जाते हैं और हार्डली 10 से 15 मिनट ही रुकते हैं। रुक के वो वापस बाहर आते हैं। बाहर आके वो लोग कहते हैं कि आप लोग सुबह को मेरे आश्रम में चले जाना।
आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करूंगा। ये लोग वही करते हैं। दूसरे दिन वो अघोरी बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में जाते ही बाबा ने उन्हें कहा कि आपके बेटे ने ही आपके माँ को जाने नहीं दिया है, उसकी नानी की रूह को उसने ही रोक रखा है। सब ने पूछा क्यों, स्पेशली दक्ष ने भी पूछा क्यों। तब बाबा ने कहा कि आपने मुंडन क्यों नहीं करवाया, आपने अपने से अपने अपनों की रूह को अलग क्यों नहीं किया, आपके बालों में भी तो उनका डीएनए है, आपको बाल मुंडन करवा लेना चाहिए था। तब दक्ष को समझ आया कि उसकी नानी का रूह क्यों उनके साथ अभी भी है, वो दूसरी दुनिया में क्यों नहीं जा पा रही थी। दक्ष ने कहा कि मेरी गलती को मैं जरूर सुधारूंगा, पर हम हमारे घर में रह नहीं पा रहे, ना ही मैं बाहर जा पा रहा हूँ। तब बाबा ने कहा कि मैं आज ही आप लोगों के साथ आपके नानी के रूम में जाऊंगा और उसे 3 दिन के लिए बंद कर दूंगा। 3 दिन के अंदर आपको मुंडन करवाना है और जो जो चीज़ें मैं दूंगा वो सारी चीज़ों को लेके अपने नानी के रूम में रखी हुई हर एक चीज़ों के साथ पानी में बहा देना होगा। अगर आप ये 3 दिन के अंदर नहीं कर पाए तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अघोरी बाबा ने जो जो चीज़ें इन लोगों को करने के लिए कहा था, 3 दिन के अंदर दक्ष ने सारी चीज़ें की और अपने नानी के रूम में जो जो चीज़ें रखी हुई थी, उनका चश्मा, उनके मेडिसिन्स, छोटी सी छोटी चीज़ें, उनके कपड़े, गद्दे, सब कुछ पानी में फेंक दिया। और 3 दिन के बाद से धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी। पर दक्ष को इतना समझ आ चुका था कि उसकी नानी उससे कितना प्यार करती थी। कहावत है ना कि हम जिससे जितना प्यार करते हैं, मरने के बाद भी शायद हम उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो माया जाल में हम फंस के रह जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे अपने के जाने के बाद उनकी चीज़ों को बहुत ही प्यार से संभाल के रख देते हैं। चाहे उनकी यूज़ की गई कपड़े, उनका जो भी चीज़ें हैं, वो हम लोग सारी चीज़ों को संभाल के रख देते हैं और उन्हें हमारी इस दुनिया के माया जाल में फंसा के रख देते हैं। वो हमें छोड़ के जा नहीं पाते हैं और प्रेत योनि में जाके फंस जाते हैं और ऐसे रूह बन जाते हैं जो हमारे अपने होते हैं पर वो हमारे अपने नहीं रहते। क्योंकि कहते हैं जब हम लोग हमारा शरीर छोड़ते हैं ना, तब हम इस दुनिया के नहीं रहते हैं। हमारा प्यार, हमारा अपनापन, सब कुछ हमारे इस जिस्म के साथ ही जल के ख़त्म हो जाता है। रह जाता है बस रूह, जो किसी का अपना नहीं होता। इसीलिए दक्ष के नानी की रूह ने भी दक्ष को ले जाने की कोशिश किया था अपने ही लोक में। और अगर आप भी अपने अपनों की चीज़ों को संभाल के रखते हो ना, तो एक बात ज़रूर सोचना कि क्या आपने उन्हें मुक्ति दिया है, क्या आपने उन्हें अपने लोक में भेजा है ताकि वो वहाँ पे भी खुश रहे। ये बात थोड़ा सा इमोशनल है पर बहुत ही डीपली कनेक्ट करते हैं। कल जाना सबको है, आज, कल, परसों, तरसों, 1 साल बाद या 20 साल बाद या 50 साल बाद जाना तो सबको है ना। सो आई होप सो कि ये जो कहानी आपने सुना है वो आपको पसंद आई होगी। ये कहानी मैं कह रही हूँ इसीलिए कि आप लोगों के लिए कहानी है, पर दक्ष के लिए तो ये ज़िंदगी का एक सबक था जिसने उसे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम जितने भी एडवांस जनरेशन में क्यों ना आ जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी भी एडवांस नहीं होती है, वो लिखी हुई होती है, उसे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। सो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी हुआ है, कोई भी इंसिडेंट या कोई भी एक्सपीरियंस आप लोगों ने फील किया है दक्ष के जैसा, आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। शेयर करना बिल्कुल सिंपल है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स को दे रखा है, आप कैसे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि इस भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊं और दूसरी बार आपको नहीं मिलूं। सो मैं हूं अनामिका, आप लोग देख रहे हो अनामिका फीयर फाइल्स। मैं मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही और राज लेके।